हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम 9 नवंबर का न्यूज़पेपर यानी संडे का जो न्यूज़पेपर आया था इंडियन एक्सप्रेस, हम उसका एनालिसिस करेंगे। न्यूज़पेपर काफी लंबा है। ये संडे का वो वाला न्यूज़पेपर है जो आप चाय के साथ ऐसे आराम से सुस्त संडे का पूरा पूर्ण उपयोग करते हो। आप आराम से है ना चाय की चुस्की के साथ बस पढ़ते रहते हो। तो ये वैसे टाइप का है। इसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और जैसे अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, प्री या मेंस का या फिर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से इवन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे न्यूज आइटम हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ना हो, बट अगर कोई रेलेवेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन में ये ना बोल सको सर आई डोंट नो। ये है ना, एक तो बहुत ही गंदी स्ट्रैटेजी है, आई डोंट नो ये किसने बताई है और किसने फेमस करी है ये मार्केट में, कि इंटरव्यूज में कुछ नहीं आए तो बस है ना आई डोंट नो बोला करो। अरे भाई, आपसे अगर 20 क्वेश्चन पूछे और आपने 15 में आई डोंट नो बोल दिया तो इज इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो इससे बेटर है कि एटलीस्ट आप 10-12 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस का आंसर दो और 5 में बोलो आई डोंट नो। ये जो उल्टा स्ट्रैटेजी चला रखा है ना, ये मतलब बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। सो प्लीज जस्ट डू नॉट टेक एनीथिंग जो आपको कोई भी बोल रहा है उसको लागू कर रहे हो। टेक एवरीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट और अपना एक बार एक्सपीरियंस देखो। जो लोग एक्चुअली में सेलेक्ट हुए हैं, ये मैं आज भी किसी को बता रही थी कि देखो, आप जब भी कोई टॉपर को देखते हो ना, तो उससे इन्फ्लुएंस होने की जगह ये देखो कि वो टॉपर टॉपर क्यों बना। उसका पेपर 1 में स्कोर अच्छा था, पेपर 2 में अच्छा था, पेपर 3 में अच्छा था, पेपर 4 में अच्छा था या इंटरव्यू में अच्छा था, और उससे वही चीजें सीखो। भाई, किसी टॉपर का वो टॉपर इसलिए बना क्योंकि उसके पेपर 4 हिंदी या इंग्लिश वाले में 130 या 120 नंबर थे, ठीक है। पर उसके इंटरव्यू में हो सकता है मतलब इस बार के नहीं, जैसे अगर इस बार अगर आप देखोगे हो सकता है उसके 35 या 40 मार्क्स हैं। तो आप उससे इंटरव्यू के टिप्स मत लो। मतलब ये बहुत ही रैंडम चीज होगी कि आप उनसे फिर इंटरव्यू के टिप्स ले रहे हो। आप उनसे पेपर 4 के टिप्स लो। हो सकता है कि कोई रैंकर बहुत अच्छी रैंक नहीं लाया हो, मतलब वैसे सही है, उसके हो सकता है 100 या 99 कुछ रैंक हो, बट हो सकता है कि उसके पेपर 1 में 105 मार्क्स हो, तो आप उससे पेपर 1 के टिप्स लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनालाइज करो कि टॉपर टॉपर क्यों बना है। ये मतलब रैंडमली होता है ना, अंधे उसकी तरह की हम भाग रहे हैं बंदे के पीछे, ऐसे मत करो, है ना। तो मतलब पॉजिटिविटी के साथ हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस देखेंगे। बहुत लंबा न्यूज़पेपर है तो मेरे साथ बने रहना। काफी सारे न्यूज आइटम्स कंटिन्यूएशन में है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन को लेके कुछ कुछ आर्टिकल्स आए हैं, वो हमने एक साथ रखे हैं तो वो देखेंगे। फिर कल हमने एक टाइफून बात किया था, वैसे एक और सुपर टाइफून आया है फिलीपींस के आसपास, तो एक बार वो जिसका नाम देख लेंगे। और सुनामी की भी एडवाइजरी इशू हुई है। फिर पाकिस्तान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला है, उसको देख के उसको लेके कुछ आया है। फिर एक ये म्यांमार के कुछ लोग थे जो मलेशिया के पास एक बोट में उनकी बोट सिंक हो गई थी, तो उनकी बॉडीज डिस्कवर हुई हैं। और यहाँ से हम लोग, जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझेंगे कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो जब अपन जानेंगे। फिर आपको पता है जौरान मामदानी जी का कैंपेन था, तो उसके बारे में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे कि क्यों ये बेसिकली पर्टिकुलर मेयर के इलेक्शंस जीते। कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स है ना आपके न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे साइड में आते हैं कि क्या क्या चीजें आज हो रही हैं, तो वो अपन थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स को लेके कुछ एक केस चल रहा है, तो अपन ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, ताकि आपको पता रहे कि चीजें क्या क्या चल रही हैं। फिर यहाँ पे बिहार पॉलिटिक्स में कुछ कुछ नया नया देखने को मिला है। जन सूरज पार्टी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो बिहार में लिकर बैन को लेके पूरा चीज है, तो वो अच्छा है बुरा है, लोगों का क्या ओपिनियन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। और इसी के साथ अशोक गुलाटी जी ने एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल लिखा है कि क्यों बिहार को ये जो रेवड़ी इकोनॉमिक्स चलती है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो डोल्स दिए जाते हैं, कैश स्कीम्स ऑर्गेनाइज कर दी जाती हैं, तो ये सही नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वैसे ही आप देखोगे, मतलब बिहार से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स है, वो एक साथ देखेंगे। फिर यहाँ पे COP30 जो हम इतने दिन से कंटिन्यू कर ही रहे हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या बात होनी चाहिए, क्या कंट्रीज मांग रही है, वो एक सब देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पकड़ा था कि कितना सारा पैसा जो है वो सरकार का वेस्ट गया है, फेक बेनिफिशियरीज में गया है। वैसे जल जीवन मिशन को लेके अब फिर से आप देखोगे नई न्यूज सामने आई है। बहुत सारे फेक ऑफिशियल्स, फेक करप्शन, सॉरी फेक करप्शन इन द सेंस करप्शन, फेक ऑफिशियल्स, फेक आपकी एजेंसीज वगैरह, वो सब अब फिर से आप देखोगे पकड़ में आया है। तो कितनी भी स्कीम ले लो सरकार की, हर स्कीम में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। आवास योजना में भी देखने को मिला ही था। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कल आपको पता ही होगा कि लोगों ने जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी थी दिल्ली में, क्योंकि उनकी AQI बहुत पुअर हो चुकी है। तो बस इस न्यूज आर्टिकल में इतना ही था, तो ये अपन वापस नहीं छेड़ेंगे, बट इतना याद रखना कि इस गंदी हवा जो होता है,
ये बेसिकली आपके आर्टिकल 21 का हनन है। आपको पता है कि कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा एक्सपैंडेड आर्टिकल अगर अपन बोलेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो आर्टिकल 21 ही है, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीजें आती है। राइट टू लाइफ तो है ही, राइट टू पर्सनल लिबर्टी तो है ही, राइट टू एनवायरमेंट भी हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन भी हो जाएगा, राइट टू फ्रीली मूव हो जाएगा। इनसाइड इंडिया तो आर्टिकल 19 आता है, आउटसाइड इंडिया ये आ जाएगा, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग हो जाएगा, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो आप सोच सकते हो कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चाहिए, वो सारी इसका हिस्सा होती है। रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का रंजीत कुमार वाला जजमेंट आया था, रंजीत सिंह वाला, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक एनवायरनमेंट जो कि पोल्यूशन फ्री है, उसमें रहना हर इंसान का आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसी को लेते हुए आप देखोगे दिल्ली में कल शाम पे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोग आप देखोगे सड़कों पे आ गए थे, 400 से ज्यादा। फिर यहाँ पे एक बिहार इलेक्शंस को लेके, एक्चुअली बिहार इलेक्शंस और बंगाल को, ये जो अपना इलेक्टोरल रोल वाला इशू नहीं चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो वो भी आपको पता है अपन रोज ही पढ़ते हैं, तो उसको लेके एक आर्टिकल आया है, तो वो अपन देख सकते हैं। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है ट्रेन टिकट्स के ऊपर। ये आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्यों जब आप ट्रेन की टिकट बुक करने जाते हो आपको एक्चुअली में कोई भी टिकट मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक पूरा इशू है, वो भी देख सकते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे ट्यूनीसिया में एक छोटा सा इशू हुआ है, झारखंड के कुछ लोग थे वहां पे कैप्चर थे, तो उनको वापस लाए हैं। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में हमारे लोग फंसे हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्राडिशन, जो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले समझाया था कि क्या होता है, उसको लेके एक न्यूज आर्टिकल है। फिर कल आप देखोगे हमारे सीजीआई साहब और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो चीफ थे वो साथ में कोर्ट प्रमाइसेस में एक उन्होंने वॉकथॉन में पार्टिसिपेट किया था, और वो नालसा के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो यहाँ पे नालसा और लीगल सर्विसेज और ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कल अपन ने ये भी जाना था कि हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो अंगोला और बोस्तवाना गई हैं। तो आज अंगोला में जब वो गई तो उनके साथ क्या उन्होंने क्या क्या डील्स वगैरह करी हैं वो जानेंगे, इंडिया अंगोला के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। फिर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उन तीनों ही स्टेट्स को आप देखोगे 25 साल हो गए हैं फॉर्मेशन के। तो उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वहां पे आपको पता है बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने उत्तराखंड में क्या कहा, वो किस चीज के लिए सराहा और उत्तराखंड को क्या बनाना चाहते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर आप देखोगे असम में एक बिल लाया गया है, वो एक्ट भी बन जाएगा जब आप देखोगे उसको गवर्नर का नोट मिल जाएगा, एंटी पॉलीगैमी बिल। तो ये क्या होता है ये समझेंगे और क्यों लाने की जरूरत पड़ी। फिर आप देखोगे कि एक इंडियन इकोनॉमी को लेके आर्टिकल आया है कि क्योंकि ट्रम्प की वजह से हमारे बाहर के जो टैरिफ्स वगैरह लगे उससे एक्सपोर्ट कम हुए हैं, तो अल्टीमेटली इंडिया को अपने खुद के कंजम्पशन पे, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। फिर एआई मॉडल्स को लेके लिटरली हम लोग एवरी डे जेन एआई को लेके, एआई मॉडल्स को लेके कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, तो वो हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि ये बिहार इलेक्शन से ही रिलेटेड है, कैश ट्रांसफर्स वाला, तो वो भी अपन समझेंगे कि अच्छी चीज होती है या नहीं होती है, ठीक है। फिर आप देखोगे इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेके दिक्कत हो रही थी, फिर अपन यहाँ पे कुछ एलएनजी इंपोर्ट्स के बारे में जानेंगे, एलएनजी क्या होती है और एलएनजी इंपोर्ट्स कम क्यों हुए हैं इस साल, ठीक है। जहां इंडिया को आप देखोगे सैंक्शंस झेलने पड़े थे यूएस के, ये अपन यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि इंडिया को सैंक्शंस झेलने पड़े थे यूएस के कि हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले जहाँ पे हमारे पास 25% टैरिफ था, वो बढ़ा के 50% कर दिया। वहीं आप देखोगे यूरोपियन देश है हंगरी, उसने बेसिकली यूएस के साथ एक्सेम्पशन ले लिया, ये कह के कि वो यूएस से, है ना, एलएनजी इंपोर्ट्स कर लेंगे $600 मिलियन के, ठीक है। तो इसलिए उनको जो रशिया से वो लोग ऑयल लेते हैं उस पर एग्जेम्पशन दिया जाए, उसके बदले उन पे कोई टैरिफ नहीं लगाया जाए। अब आप देख लो, जहां इंडिया को नुकसान हो रहा है कि वो यूएस को यूएस के टैरिफ झेल रहा है, हमारे जो गुड्स है वो महंगे हो गए हैं, जिस वजह से हमारी सर्विस और हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों ही यूएस को कम हुआ है, ठीक है। और ऊपर से अब हमको रशिया से कम ऑयल खरीदते हुए यूएस से भी ज्यादा महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो वो सारी चीज हमें झेलनी पड़ी है। वहीं छोटा सा देश जो है यूरोप का, वो आके एग्जेम्पशन लेके चला गया। फिर एक आर्टिकल है कैश इन सर्कुलेशन या फिर करेंसी इन हैंड को लेके, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वहां से इसको रिलेट करते हुए लिखा गया है। फिर एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आइटम है, वो जानेंगे, जिसमें दो हैं, एक तो कोई विनिंग मेडल है और दूसरा आप देखोगे जो चेस की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाली है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। मैं पहले ही बोल रही थी आपको काफी बड़ा पेपर है, इनफैक्ट आप करते जाओ, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे। यस, तो वो है बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। ये वॉर शुरू हुआ था, आज इसको 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, और अभी तक आप देखोगे रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हुआ है।
मैंने पहले भी बताया था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम नाम समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पहले ये देश जो थे, दोनों ही देश यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। अब आप देखोगे हुआ क्या है, ट्रम्प साहब को, आपको पता है, नोबेल पीस प्राइज जीतना है ना। और ट्रम्प ने बार बार बोला है कि मैंने कितने सारे वॉर रुकवा दिए, उन्होंने कंबोडिया थाईलैंड वाले वॉर को रुकवा दिया। फिर उन्होंने उन्होंने खुद को कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाले वॉर के लिए भी बोला था कि मैंने वो भी रुकवा दिया। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर का भी पूरा क्रेडिट लिया था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के वॉर का भी लेना चाहते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि वो यूक्रेन और रशिया का भी ट्रूस करवाना चाहते थे। पर फाइनली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उन्होंने ये बोला है कि ट्रम्प को खुद को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सेटलमेंट करवाने में, और नाटो जो है वो कोई पीसफुल सेटलमेंट नहीं करवा पा रहा है, ना ही रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये समझो। रशिया जो है ना वो बेसिकली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहता है। वो ये बोल रहा है कि यूक्रेन के कुछ शहरों में जो स्पेसिफिकली रशियन डोमिनेटेड हैं, जहाँ पे रशियन सिटीजन पहले रहा करते थे या रशियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, उनके ऊपर वो जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है यूक्रेन के अंदर, एक तो उसकी वजह से, और दूसरा आप देखोगे जो ये नाटो है, आपको पता होगा कि यूक्रेन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो वो जो मेंबरशिप है ना यूक्रेन की नाटो में, उससे परेशान होकर आप देखोगे रशिया बोल रहा है कि हम ये वॉर में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब इस वजह से आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये जो टेम्पररी एक तरीके से अभी वापस से फिर ये न्यूज क्यों आई है सॉरी, क्योंकि रशिया ने पहले तो यूक्रेन ने कुछ कुछ किया, मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह डाली, फिर उनका सीज फायर हो गया। सीज फायर मतलब होता है कि दोनों, नाम क्या हो गया, फायरिंग को सीज कर दो। ठीक है, इसका मतलब होता है सीज फायर। इंग्लिश में जो बच्चे कमजोर है ना, उन इंग्लिश सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्ड्स को समझो। सीज फायर, सीज फायर का मतलब फायरिंग जो सीजिंग कर दी हो, जहां पे अपन ने उस पर स्टॉप लगा दी हो। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो गया था, बट फिर से रशिया ने क्या करा, यूक्रेन पर अटैक किया है, ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह दागी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 450 ड्रोन और 45 मिसाइल, कई लोगों की जान भी चली गई। और उन्होंने यूक्रेन के जो पावर स्टेशन होते हैं, उनकी बेसिकली ऐसी फैसिलिटीज, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कुछ है ना, सब स्टेशन वगैरह सप्लाई, जो सब स्टेशन सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, है ना, उनको टारगेट किया है। तो यूक्रेन तो भी बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको पावर कट वगैरह करने पड़े, पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत आएगी, फिर से आप देखोगे लोड चालू नहीं होगा, है ना। और रशिया बोल रहा है कि हमने उनकी जो वेपन मेकिंग फैसिलिटीज थी, जहां से वो कुछ लॉन्चिंग वगैरह कर सकते थे, हमने तो वो बेसिकली तोड़ी है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी दोनों एक पॉइंट पे आ नहीं पा रहे हैं। फिर अपन ने कल एक टाइफून के बारे में पढ़ा था, और वो भी अपन ने पढ़ा था कि कैसे फिलीपींस में आ रहा है। वैसे फिलीपींस में ईस्ट साइड पे अब आप देखोगे जो पैसिफिक ओशन वाला साइड है, वहां पे भी एक सुपर टाइफून आया है। सुपर टाइफून मतलब जिसकी टाइफून से भी ज्यादा खतरनाक हो, टाइफून से ज्यादा उसमें विंड्स की स्पीड हो, टाइफून से ज्यादा आप देखोगे आपको लगेगा कि वहां पे ज्यादा नुकसान होगा। तो सुपर टाइफून आप देखोगे फुंगमोंग नाम का लैंडफॉल हुआ है, और ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हो कि 2 लोगों की जानें भी चली गई। फिर वैसे ही जापान, आपको पता है कि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस प्लेट के आसपास है। तो वहां पे आपको पता है कि डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं। डीप सीटेड अर्थक्वेक मतलब क्या होते हैं, जिनका जो फोकस होता है वो वो 700 किलोमीटर से नीचे होता है, मतलब बहुत गहरे अर्थक्वेक्स वहां पे आते हैं, क्योंकि 2 प्लेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही है, कन्वर्ज कर रही है ना। तो जब आपने ये पहले पढ़ा होगा कि जैसे सपोज करो ये एक प्लेट है ना, और ये दूसरी प्लेट है, तो जब एक प्लेट नीचे जाती है तो सबडक्शन जोन होता है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के चांसेस होते हैं। तो उस अर्थक्वेक की वजह से आपको पता है कई बार सुनामी भी आ सकती है ना। तो आपको इनफैक्ट जो सुनामी का शब्द है वो भी अपन ने जापान से लिया है, जिसका मतलब होता है जापानीज में हार्बर वेव। ठीक है, तो ये होता है सुनामी का मतलब। तो सुनामी की एडवाइजरी इशू करी गई है क्योंकि अर्थक्वेक आया है 6.7 मैग्नीट्यूड का। आपको पहले भी पता है फुकुशिमा जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो सुनामी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि जापान के कोस्टल एरिया में फुकुशिमा का न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और फिर आप देखोगे एक अर्थक्वेक आया जिससे सुनामी जनरेट हुई, और सुनामी ने आके फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे जापान हाई अलर्ट पे है। फिर पाकिस्तान में एक 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो प्रपोज किया जा रहा है। बेसिकली इंडिया में होता है ना अपने यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वैसे ही आप देखोगे वहां पे भी एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है, ताकि इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये जितने भी जैसे अपना एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, इन तीनों के हेड्स हो गए, उन तीनों के हेड्स के बराबर वाली रैंक ही है, पर वो 4 स्टार ऑफिसर हो जाएगा, जो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इनका प्रोक्योरमेंट और मतलब इनकी लाइजनिंग विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, वो सारी चीजें देखेगा। तो ये काम होता है चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का। और ये पोस्ट हमारे यहाँ पे इंडिया में भी न्यूली क्रिएट करी गई है, ऑल दो टाइम हो गया है बट फिर भी न्यू ही है एज कम्पेयर टू बाकी पोस्ट, और वही पोस्ट अब पाकिस्तान भी क्रिएट करना चाहता है। फिर एक ही आर्टिकल आया है
कि कैसे म्यांमार से कुछ माइग्रेंट्स थे, वो मलेशिया जा रहे थे और बीच में उनकी बोट सिंक हो गई। तो आपने एक वर्ड या फिर एक कम्युनिटी के बारे में सुना होगा जिसको बीच में आप देखोगे बहुत न्यूज में भी थे, क्योंकि सुप्रीम ये सरकार जो थी उन्होंने मना कर दिया था कि वो सिटीजनशिप नहीं देंगे, इनको वापस डिपोर्ट करेंगे जहां से ये आए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो रोहिंग्यास थे वो बांग्लादेश से आए थे, बट ओरिजिनली आपको पता है कि रोहिंग्या नाम की जो कम्युनिटी है वो म्यांमार की इनहेबिटेंट है। एक्चुअली अगर आप म्यांमार देखोगे तो सपोज ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे आपको पता है कि म्यांमार चलता जाता है और फिर नीचे ऐसे करके आता है ना। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसका, जो बेसिकली ये जो टच हो रहा है समुंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, तो वैसे म्यांमार में एक स्टेट आती है रखाइन स्टेट। उस रखाइन स्टेट में रहने वाले काफी सारे मेजोरिटी लोग जो है वो है रोहिंग्या नामक एक कम्युनिटी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है। और आपको पता है कि म्यांमार में जो डोमिनेंट रिलीजन है वो कौन सा है, बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे रिलीजन वाइज तो ये माइनॉरिटी हो ही गए, है ना। और ऊपर से आप देखोगे इस स्टेट का बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे रोहिंग्या, उनकी खुद की आर्मी, आपने थ्री ब्रदरहुड आर्मी और ये सब सुना होगा। तो ये सब आप देखोगे, अरक्कन, थ्री ब्रदरहुड आर्मी नहीं, सॉरी, अरक्कन योमा आर्मी, ठीक है। तो अरक्कन माउंटेन्स आपको पता है म्यांमार से होके गुजरती हैं, तो उन्हीं के नाम पे अरक्कन योमा आर्मी बना रखी है। और ये बेसिकली जो खुरी की कंट्री के जो मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वगैरह होते हैं जो इस स्टेट में आके अत्याचार करते हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट करती है। इनफैक्ट रखाइन स्टेट पूरे म्यांमार के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पुअर है। जैसे अपने यहाँ पे अगर अपन बोलते हैं कि पुअरेस्ट कोई स्टेट है तो अपन बिहार का नाम लेते हैं, मतलब ये वैसे नहीं बता रही, पर मैं एक इन जनरल बता रही हूँ। तो रखाइन का भी सेम चीज है कि पूरा म्यांमार अगर आप देखोगे उसके कंपैरिजन में रखाइन बहुत ही पिछड़ा हुआ है, डेवलप भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिटी रह रही है उसको म्यांमार के खुद के लोग जो होते हैं, सरकार जो होती है एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको बाहर वाला समझती है। कोई एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट म्यांमार के लोग इतनी डीप पॉवर्टी में रह रहे हैं इस रीजन में कि वो लोग अक्सर मतलब डेंजरस जर्नीज लेते हैं। जैसे अपने देखा था ना, अफ्रीका छोड़ के लोग मिडिल ईस्ट छोड़ के डेंजरस जर्नी मेडिटेरेनियन के अक्रॉस लेके यूरोप घुसने की कोशिश कर रहे थे। वैसे यहाँ पे जो रखाइन स्टेट में रोहिंग्यास रहते हैं उनको बोट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो नाव में ही रहते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई देश नहीं है, इनका खुद का देश म्यांमार इनको सिटीजनशिप नहीं देता है। फिर ये बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया यहाँ माइग्रेट करते हैं इस होप में कि इनकी लाइफ बेटर हो जाए, इनको किसी देश की रेफ्यूजी या असाइलम सीकर या फिर सिटीजनशिप स्टेटस मिल जाए। बहुत सारे लोग आप देखोगे पहले बांग्लादेश चले गए और फिर बांग्लादेश से आप देखोगे ये लोग इंडिया आए। तो इंडिया में भी आप देखोगे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज में ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है और फिर काफी सारी जगह पे है ना ये क्राइम्स करते हुए पकड़े गए थे, तो इनको लेके एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया था। बट हमेशा याद रखना कि कोई भी अपना घर कब तक तब तक नहीं छोड़ता, तब तक कि उसका घर जो है वो शार्क का मुंह ना बन जाए। मतलब कोई भी अपना घर जहां से उसका बचपन बीता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली रहती है, सोशल सर्कल है, कोई नहीं छोड़ना चलता चाहता अगर उसका मजबूरी ना हो। तो वही चीज इवन इन लोगों के लिए भी है, ये बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन में रह रहे हैं और मतलब इनको कोई फैसिलिटीज नहीं है। फिर आप देखोगे जोहरान मामदानी जी की बात करते हैं, आप ये छोड़ो, पहले आप ये पोस्टर देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा वो जो अमिताभ बच्चन की पहले पुराने जमाने में मूवी आती थी, है ना, उस टाइप का पोस्टर है ये, जहाँ पे ये मुंबई की स्काईलाइन बनी हुई है और बीच में कोई फिल्म का टाइटल लिखा हुआ है, फिर प्रोड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है। तो जोहरान मामदानी के जो पोस्टर्स थे वो कह रहे हैं कि कोई ओल्ड इंडियन बॉलीवुड फिल्म नहीं आती थी, उससे इंस्पायर्ड है ये, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ये 70s 80s के दशक की फिल्मों जैसा लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे उन्होंने इसमें कंप्लीटली अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको दर्शाया है। आपको पता है इनकी मॉम मीरा नायर एक बहुत ही अच्छी हॉलीवुड फिल्म मेकर हैं, ठीक है, इनके फादर जो है वो प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो ये मतलब इंडियन ओरिजिन के पेरेंट्स के जो उनके रूट्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इस कैंपेन में उसको यूज किया ये बताने के लिए कि न्यूयॉर्क जो है वो डाइवर्स लोगों से बना है, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो येलो कलर और ऑरेंज कलर उन्होंने यूज किया है, तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, जो कैब्स होती हैं, जो जो ये स्ट्रीट शॉप्स वगैरह होती है ना, वो ये कलर यूज करती है। तो उन्होंने ये बताया कि इट इज हाई टाइम कि अब हम कोई नए लोगों को अपॉइंट करें जो आप लोगों की केयर करे, जो सिर्फ अपर रिच क्लास की नहीं बल्कि जो लोअर क्लास पीपल होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा सोचे। तो ये जो मेयर इलेक्शन हुए थे ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी में सबसे पहले तो डेमोक्रेट, और दूसरी बात मतलब डेमोक्रेट तो पहले भी थे बट अभी रिपब्लिकन की सरकार है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो जोरान ममदानी जी डेमोक्रेट से हैं, और दूसरा चीज आप देखोगे वो मुस्लिम है। तो पहली बार कोई मुस्लिम और साउथ एशियन जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, तो इसलिए आप देखोगे इतनी बड़ी डील है। फिर हम आते हैं कुछ आर्टिकल्स पे। आपको पता है कि February 1 को बजट आ जाता है हमारा, और 31 जनवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। इंडिया वाला बात कर रही हूँ, राजस्थान का तो आपको पता है थोड़ा लेट होता है। तो ऑब्वियसली जब आपको बजट रिलीज करना है तो इसके लिए प्री बजट मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग जो बॉडीज होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, उनसे बातचीत करना शुरू करती है, तो उन्होंने शुरू कर दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे
एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आया था 2021 में, उसके अगेंस्ट कई लोगों ने प्ली फाइल करी थी कि ये गलत है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको पावर मिल जाती है कि वो ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट और हटा सकते हैं लोगों को, जिससे आप देखोगे ट्रिब्यूनल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो इंडिपेंडेंस है वो वीक हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे पूछनी चाहिए आपको और मुझे, वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। देखो, इंडिया में आपको पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन ब्रांचेस एग्जिस्ट करती है ना। एक तो न्यायपालिका हो गई, जहाँ पे एक्चुअली आपको न्याय मिलता है, उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। ये बाकी दो ब्रांचेस से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने कई बार ये देखा होगा, जैसे जीएसटी का एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, आपका ट्राई हो गया, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी का आप देखोगे ट्राई का एपेलेट ट्रिब्यूनल हो जाएगा। वैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि सिविल एविएशन का एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि जुडिशरी में तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, वो एकदम अलग से चलती है, उसका स्ट्रिक्ट सिस्टम है। लेकिन आपने एक ऐसी बॉडी बनाई जहाँ पे थोड़े जुडिशरी मेंबर्स भी हैं और थोड़े आप देखोगे सरकारी वाले लोग भी हैं, जो काफी साल सर्विस में रह चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस है। और वो मिलके अब आप देखोगे, आपका कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री का केस है, जैसे टेलीकॉम का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी का है, जीएसटी का है, तो वो स्पेसिफिक बॉडीज है जिनके पास एक्सपर्टीज है, लोग हैं, तो वो आपके केस को सुन रही है। तो उसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जुडिशरी के जैसे नॉर्म्स होते हैं ना, कि एक प्रॉपर सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह होगा, उसको फॉलो करके आप काम कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ट्रिब्यूनल्स मोस्टली जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? किसी को भी आप बिना सोने सजा नहीं दे सकते, अपने ही जज का कोई खुद का केस खुद नहीं लड़ सकता। तो वो सारी चीजें आप देखोगे, मतलब अपना केस का जज वो खुद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रिंसिपल्स पे ये ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स को लेके आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट एक केस सुनने जा रहा है, और ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम और तब पढ़ेंगे जब ये केस फाइनली मतलब अपन हियरिंग में आ जाएगा। फिर क्वाड की जो क्वाड कंट्रीज है, इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये कब आया, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, किसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया? तो क्वाड कंट्रीज की एक एक्सरसाइज होती है, उसको हम मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं, ये हर साल होती है। तो ये नेवल एक्सरसाइज होती है, तो ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, और मनु भाकर जी, जिनको आपको पता होगा कि वो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज भी जीत के लाई थी शूटिंग में, तो उन्होंने अब मतलब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कैरो इजिप्ट में हो रही है, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है बिहार। बिहार के इलेक्शंस अभी एकदम मेजर हाईलाइट है। तो इसमें ना एक्चुअली जो नीतीश कुमार की एक पॉलिसी थी, ठीक है, जो आरजेडी के सॉरी जो जेडीयू है, उसके जो चीफ है नीतीश कुमार जी, तो उनकी एक पॉलिसी आई थी लिकर को बैन करने के लिए, शराब को बिहार में बैन करने के लिए। तो उस पे लोगों का ना मिक्स ओपिनियन है। महिलाएं तो बहुत खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका आदमी अभी घर पे आके डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, उनसे शांति से पेश आ रहा है, घर में झगड़े कम हो गए हैं, है ना, वो सारी चीजें, दारू पे खर्चा कम हो गया, उनके पास पैसे बच रहे हैं। लेकिन जो आदमी लोग हैं वो नाराज हैं। क्यों? वो ये बोल रहे हैं कि हम तो, जिसको दारू पीने की आदत है वो तो पहले भी पीता था, लेकिन पहले वो 15 रुपए में मिल जाती थी सस्ती वाली, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इसको बैन कर दिया है, तो अभी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, लेकिन अब उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। जो चीज 15 की मिलती थी, अब वो 200 की मिलती है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। इससे पुलिस और जो ये माफिया वगैरह होते हैं ना, जो ये काम करते हैं, बस उनकी आमदनी हो रही है। तो जो चीज पहले सरकार को टैक्स देती थी, एक्साइज टैक्स मिलता है ना दारू पे, तो वो आप देखोगे जो एक्साइज टैक्स उनको मिलता था लिकर वगैरह पे, वो सारा इनफैक्ट सरकार का ही नुकसान हुआ है कि वो बंद हुआ है। नीतीश कुमार जी, अब क्या हो, देखो बिहार के इलेक्शन में ना, ये जो लिकर बैन वाली पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गई। क्यों? प्रशांत किशोर जी की जन सूरज पार्टी ने ये कहा कि अगर वो पावर में आएंगे, तो ये जो लिकर बैन है उसको हटा के, क्योंकि जिसको पीनी है वो तो वैसे भी पिएगा, जिसको वायलेंस करना है वो वैसे भी करेगा, तो लिकर बैन करके हम ये ब्लैक मार्केटिंग वाली पूरी जो इंडस्ट्री है उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? और जबकि आप देखोगे जो अपने नीतीश कुमार जी हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर वो पावर में आए तो वो ये जो बैन है ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वुमेन की लाइफ जो है वो अच्छी हुई है। इससे जो गरीब है उसको सफर करना चाहिए, अगर वो दारू की वजह से गरीब हो रहा है, ठीक है, बाकी लोग क्यों सफर कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो यही बता रहे हैं कि कैसे विमेन इस एक्शन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि वो इलीगली मिल जाता है, तो इसको लेके आप देखोगे अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, बाकी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और याद रखना, मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो होती है ना, वो दारू से नहीं होती, वो बेसिकली नकली दारू से होती है, जिसको अपन हुच ट्रेजेडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुच ट्रेजेडी, जहाँ पे नकली दारू, ठीक है, दारू में आप मिथेनॉल, दारू में जनरली इथेनॉल होता है, आप मिथेनॉल मिला के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मारने की कोशिश तो नहीं करते, पर सस्ती दारू के चक्कर में लोगों की डेथ हो जाती है। फिर वहीं आप देखोगे बिहार के ऊपर अशोक गुलाटी साहब और विदिशा चंद्र जी ने एक बहुत अमेजिंग आर्टिकल लिखा है। ठीक है, वो किसके बारे में है कि बिहार में ये जो इलेक्शंस के वक्त ये जो मैनिफेस्टो रिलीज हुए थे, मैनिफेस्टो मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट ये प्रॉमिस कर रही है कि जब वो पावर में आएगी तो ये सारी चीजें करेगी। ठीक है,
तो उसमें आप देखोगे चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, या प्रशांत किशोर की जन किशोर पार्टी हो, जन सूरज पार्टी हो, तीनों ने आप देखोगे कुछ कुछ किया है। ऑब्वियसली प्रशांत किशोर जी की पार्टी ने इतने सारे प्रोमिसेस नहीं किए जितना तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने किए हैं। तो वो ये बोल रहे हैं अशोक गुलाटी जी कि बिहार की पॉपुलेशन है 13 करोड़, ठीक है। और इसमें से आप देखोगे दोनों ही पार्टीज है, जैसे महागठबंधन है और दूसरी तरफ आप देखोगे एनडीए की सरकार है बीजेपी वाली। तो ये जो महागठबंधन है उसने प्रॉमिस किया है क्या, कि हम है ना एक जब हम पावर में आ जाएंगे तो हम 20 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि हर फैमिली के एक बंदे को कोई ना कोई सरकारी जॉब लग जाए, ठीक है। अगर लगभग आप बिहार में 13 करोड़ लोग ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि एवरेज में 4 लोग हैं, तो लगभग आप मान के चलो सॉरी 5 लोग हैं, तो 2.5 से 3 करोड़ आप देखोगे फैमिलीज हो गई। तो 2.5-3 करोड़ फैमिलीज को अगर आप जॉब दे रहे हो, ठीक है, तो करीबन इसमें जो खर्चा आएगा ना, मतलब 15-20 हजार रुपए से कम की क्या ही जॉब दोगे, तो लगभग 5.5 से 7 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। और जबकि आप देखोगे बिहार का जो बजट है 25-26 का, वो खुद ही 3.5 लाख करोड़ था। तो फिर ये 5-6 लाख करोड़ सिर्फ एक स्कीम में कैसे निकालोगे? और यही नहीं है, उन्होंने तो ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आ गए तो 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे देंगे, ठीक है। इनफैक्ट आपको फ्री कैश ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आप टोटल मिला के जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं उसका खर्चा ही कुछ 5 से 7 लाख करोड़ का आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि इतना तो बिहार का बजट ही नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि महागठबंधन ही ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। आप एनडीए का देखो, उसने प्रॉमिस किया कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने बोला कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो महिला की रोजगार योजना चालू कर दी, जिसमें हर महिला को 10,000 रुपए घर पे बैठे बैठे आ रहे हैं, और टोटल मिला के उसको जो 75 लाख महिलाओं को ये स्कीम पहुंची है। अब आप इसको भी जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप ऑलरेडी जो बजट अप्रूव है पूरे बिहार का सारी चीजों में खर्च करने के लिए, हम उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक गुलाटी जी ये कह रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है ना, इसको आप बेसिकली किसी भी तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, मैंने आपको पहले बताया, वो रेवड़ी बांटने में इतने इंटरेस्टेड है नहीं। और अशोक गुलाटी जी ये बोल रहे हैं कि अगर रेवड़ी इकोनॉमिक्स काम करती तो बिहार की जो कंडीशन है वो सुधरती। लेकिन बिहार की जो कंडीशन थी, ठीक है, चाहे 1980 ले लो, चाहे 2004-5 ले लो, 14 ले लो, या फिर अभी ले लो, ठीक है, आपको ये रियलाइज होगा कि जो एवरेज इनकम होती है ना पूरे भारत की, उससे तो बहुत कम ही होती है भारत की बिहार की इनकम। अगर आज अपन देखेंगे भारत की इनकम 2 लाख क्रॉस कर चुकी है, पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रही हूँ कि एक बंदे की आमदनी कितनी होगी एवरेज। वहीं तो आप बिहार में अगर आप देखोगे ना, तो हार्डली 2600 रुपए के आसपास, सॉरी, बिहार में अगर आप देखोगे 69,000 रुपीज के आसपास है, ठीक है, 69,000। तो ये तो बहुत ही कम है। आप ये देख ही सकते हो, 18-20% ही है जितनी अपनी नेशन की एवरेज है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि बिहार में नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हमने सड़कें सुधरवा दी, हमने पानी दिलवा दिया, हमने बिजली करवा दी। लेकिन आप ये बताओ कि आपने राइट जगह पे दिया है क्या? बिजली आपके खेती को खेती बाड़ी के लिए चाहिए, और खेती बाड़ी आपका 55 से 54% से 55% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है। लेकिन वहीं पे प्रॉपर बिजली नहीं आती है। बिहार में अगर आप देखोगे तो लोगों का जो प्लॉट साइज है, क्योंकि आपको पता है फैमिली फ्यूड्स बढ़ते हैं, आगे बच्चे बढ़ते हैं, तो उस वजह से जो फैमिली का जो एवरेज प्लॉट साइज है वो भी कम होता जा रहा है, 0.39 हेक्टेयर ही रह गया है, ठीक है। तो ये अशोक गुलाटी जी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि तकलीफ क्या है, वो आपको सोल्यूशंस भी बता रहे हैं कि आप एक मिनट, हाँ, तो आपको सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, कि बिहार की सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। तो वहां पे बोल रहे हैं हमें 3 चीजें करनी होगी। पहला है कि बिहार में हमें टेक्सटाइल सेक्टर है ना उसको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई बिहार में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इससे एक तो आप देखोगे कम कैपिटल इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, इसमें चीप लेबर ऑलरेडी बिहार के पास है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी माइग्रेशन की भी, कि बाहर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपने गाँव में जो है फैक्ट्री मिल जाएगी काम करने के लिए। दूसरा उन्होंने बोला लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे पशुपालन, पोल्ट्री, ये सब चीजों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और तीसरा उन्होंने बोला कि जो बिहार है उसमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, सिर्फ धान की खेती नहीं बल्कि शुगर केन है ना, लीची हो गया, मखाना हो गया, इसकी खेती को ज्यादा बढ़ावा देना होगा। आपको पता है कि बिहार में अभी बायोफ्यूल की रिफाइनरी, बायोइथेनॉल की रिफाइनरीज वगैरह भी लग रही हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इशू हो चुके हैं। बट अल्टीमेटली बिहार में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ना कि रेवड़ी इकोनॉमिक्स, ताकि बिहार का एक्चुअल में डेवलपमेंट हो। फिर यहाँ पे आपको पता है कि प्रशांत किशोर जो पहले दूसरे जैसे जिन्होंने राहुल जी का पूरा वो जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो पूरा कैंपेन संभाला उन्होंने, उनका इलेक्शन कैंपेन भी संभाला एक दो स्टेट्स में, तो अब उन्होंने फाइनली बिहार के इलेक्शन में खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया है, जहाँ पे वो जन सूरज पार्टी के नाम से फेमस है। अब उनकी पार्टी जो है, आपको देख के लगेगा कि यार लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए थे, है ना, इवन जो पोल्स वगैरह के रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
तो क्यों ये पार्टी होनी चाहिए? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो क्या उनको इनिशियली ही पहली बार में ही पूरा वो सपोर्ट मिल गया था क्या? नहीं, है ना? इंटरनेशनली भी अगर आप देखोगे तो जहां पूरा फ्रांस है ना लेफ्ट विंग था, वहीं आप देखोगे इमैनुअल मैक्रोन आए और अब उन्होंने राइट विंग वहां पे सरकार बनाई। तो क्या होता है, समय समय पे कई बार सिर्फ कंपटीशन लाने से ही जो पुरानी पार्टीज होती है ना वो रीजिक हो जाती है और वो कुछ अच्छा काम करना शुरू कर देती है। यही चीज आप देखोगे कि आपको बिहार में देखने को मिलेगी। ऑल्दो किशोर जी जो है उन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, इवन ट्रांसजेंडर, तो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप को लाने की कोशिश करी है। खुद वो अपर कास्ट से हैं, है ना? तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे जनता जो है वो स्टिल मतलब वो कास्ट मेंटालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बट फिर भी आप देखोगे हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कोई सीट ना जीते, बट फिर भी ये पॉलिटिक्स को एक अच्छा मोड़ देने के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एंट्री साबित हो सकती है, ठीक है? क्योंकि डिसरप्शन कॉस्ट करेगी इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है? आपको पार्टीज को अगर ऊपर आना है तो उनको फिर करेज और ये सारी चीजें भी दिखानी पड़ेगी। इंडिया में तो आपको वैसे ही पता है, जहाँ डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, जहाँ पे आप देखोगे पिताजी पॉलिटिशियन है, ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन पिताजी हैं और फिर आप भी हो, तो जहाँ ऐसी पॉलिटिक्स चलती हो, जहाँ पे इतना पैसा लगता हो, है ना, जहाँ पे करप्शन इतना हाई है, तो वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस पहली बार में ना के बराबर होते हैं। बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जीत नहीं सकते। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है COP30 के बारे में। तो आपको पता है कि COP30 बेलेन ब्राजील में शुरू होने वाला है। ब्राजील जो है वो इसकी प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा। और हर बार क्या होता है, कॉप में ना कुछ कुछ वादे किए जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज आती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्लाइमेट चेंज को लेके पूरे निगोसिएशंस होते हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है, अगर 600 वादे किए गए हैं ना 2015 से पेरिस अग्रीमेंट से, तो लगभग 300 ही इम्प्लीमेंट हुए हैं, बाकी तो या तो लोग भूल गए या फिर आप देखोगे अचीव ही नहीं करे उन्होंने, और किसी ने उनसे उनसे ऊपर जवाब भी नहीं मांगा। तो इसी चीज को आप देखोगे, ब्राजील ये बोल रहा है कि अब ये जो कॉप होने वाली है ना अभी 2 हफ्ते के लिए, जहाँ पे लोग आएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, तो वो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि नए कुछ वादे करने से अच्छा है जो पुराने किए उनको ट्रैक करो। डेवलपिंग कंट्रीज को जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ये सब प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, वो सारी चीजों को एड्रेस करो। और स्पेसिफिकली और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब है जब यूएस बाहर निकल गया है, ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे कि ब्राजील जो है वो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट है ना इस पूरी प्रोसेस पे, मल्टीलैटरलिज्म पे, वो बना रहना चाहिए, ठीक है? वो ये बोल रहे हैं कि कैसे ये जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं ना, हमें पुराने वाले डिसीजंस को ही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, रादर देन कि हम कोई नया डिसीजन लें, ठीक है? उसके अलावा ब्राजील जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बिल्ड करना चाहता है, ताकि आप एग्जैक्टली exactly देख सको कि कंट्री ने क्या प्रॉमिस किया था और वो कितना डिलीवर कर पा रही है और क्या उसको अपने आउटकम्स को बदलने की जरूरत है। आज जिस रेट पे हम लोग एमिट कर रहे हैं ना, उस रेट पे हम कभी भी वो जो नेट जीरो वाला टारगेट था अपना खुद का भी और वर्ल्ड का जो टारगेट है 2050 तक नेट जीरो, वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जो हमारा UNFCCC का टारगेट है ना, पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है कि आपको टेम्परेचर 2 डिग्री कम ही रखना है, ठीक है, वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। ओके। साथ में ब्राजील जो है वो बेसिकली अडेप्टेशन पे फोकस करना चाहता है। देखो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ना ये दो शब्द हैं, एक है अडेप्टेशन और एक है मिटिगेशन। इसका मतलब समझ लो। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, अभी कोई भी चीज मिटिगेट कर रहे हो, मतलब वो होने से ही पहले ही आप एक्शन ले रहे हो ताकि वो चीज हो ना। अब वो चीज हो गई तो उसके बाद आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो। आप पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे हो, उसके पहले आप सारे कपड़े लाओगे, ये सब लाओगे। पहाड़ पे चढ़ना शुरू ही कर दिया तो उसके बाद आपकी बॉडी क्या करती है, पहाड़ों से अडेप्ट करना शुरू करती है। तो अभी तक क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फंडिंग हो गई, सारी चीज हो गई, मिटिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अडेप्टेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए आप देखोगे ब्राजील जो है वो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन जो है उस पे प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है? वो कोशिश करेगा कि लोगों का, इकोसिस्टम का, सबका रेजिलियंस बढ़ाया जा सके, ठीक है? इंडिया अगर आप देखोगे, ऐसा बोला जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे हम दो चीजें रिलीज कर दे। एक तो अपने एनडीसीज, जो कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो बेसिकली कोई भी कंट्री प्रेजेंट करती है पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर 2035 से जो लागू होंगे, हमने वो भी तक बताया ही नहीं है। और दूसरा है हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्लान, जो वॉलंटरी होता है, जो कंट्री जब चाहे वो दे सकती है। लेकिन भाई क्योंकि यूएस बाहर निकल गया, यूएस ने फंडिंग बंद कर दी, तो लोग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी, सारे लोग जो है वो कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए ये बोला गया था, अभी ये हुआ है या नहीं पता, बट कि बहुत सारी कंट्रीज अब साथ में आ रही तो डिसीजन नहीं ले पा रही। तो कंसेंसस की जगह आप, होता है ना हाईएस्ट डिसीजन, वो वाला चीज, कि कंसेंसस की जगह आप बेसिकली मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग को दे दो, कि मेजोरिटी लोग जो बोलेंगे वो होना चाहिए। बट वही वाली चीज है कि अगर मेजोरिटी आ गई तो फिर कुछ माइनॉरिटी इग्नोर हो जाएगी। ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है जल जीवन मिशन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऑफिशियल्स, 596 ऑफिशियल्स, 822 कॉन्ट्रैक्टर्स
और 152 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज 15 स्टेट्स के अंदर उनके ऊपर ये कंप्लायंस के रेगुलेशंस और इरेगुलरिटीज का केस लगाया गया है, एफआईआर कर दी गई है, कई लोगों को डिसमिस कर दिया है सर्विस से। तो यहाँ पे आपको पता होगा इस बार आईएएस आरएएस मेंस में क्वेश्चन भी आया था डिसमिसल और रिमूवल में डिफरेंस को लेके, ठीक है। तो रिमूवल में आप वापस ज्वाइन भी कर सकते हो, डिसमिस मतलब कंप्लीटली डीबार कर दिया है। तो करीबन 16,000 कंप्लेंट्स आई थी और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो है ये फर्जीवाड़े की उत्तर प्रदेश से आई थी 85%, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे असम है और फिर त्रिपुरा, आपको लगेगा त्रिपुरा जैसा छोटा प्रदेश, उसमें भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी काफी सारी कंप्लेंट्स आई हैं, बट अल्टीमेटली हुआ क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ ऑफिसर्स को ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा और वहां उन्हें पता लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जल जीवन मिशन किस चीज के लिए था? 2019 में लॉन्च हुआ था और बोला था कि 2024 तक, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हर किसी के घर में, इंक्लूडिंग रूरल हाउस होल्ड में, हर किसी के घर में एक टैप वाटर कनेक्शन होगा जिससे नल के थ्रू ही पानी आ सकता होगा, ठीक है। तो ये इनका प्रॉमिस था। फिर 2024 तो निकल गई, तो अब ये स्कीम को 2028 तक चला के इसमें बहुत सारा बजट एलोकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इसमें जल जीवन मिशन में थोड़ी सी त्रुटियां पाई गई। फिर आप देखोगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज, जो इलेक्टोरल रोल्स को प्रॉपर करने की एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, क्योंकि बिहार और बंगाल और ऐसे 12 स्टेट्स और यूटीज में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ बोला है कि एक्सरसाइज कंडक्ट करो, तो आपने अगर देखा होगा तो हमारे यहाँ हो चुकी है। बीएलओज आए थे, वो फॉर्म देके चले गए, ठीक है। अब वो फॉर्म कलेक्ट करके जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे रखी है कि इस पूरी प्रोसेस को 4 दिसंबर तक कंप्लीट करो, 9 दिसंबर तक वोटिंग करो, उसके बाद आप बेसिकली एप्लीकेशन लगा सकते हो, कुछ अमेंडमेंट वगैरह कराने हैं फरवरी तक, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि वहां पे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप उस टाइम मौजूद नहीं हुए तो आपका बेसिकली नाम जो है वोटर लिस्ट में से कट जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। तो ये जो बहुत सारे बिहार की जो पॉपुलेशन है जो बाहर रहती है, जो माइग्रेशन हो गया है जिसका, वो बेसिकली ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ से छोड़ के चले गए, वो इधर उधर कारीगर लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वहां से भी डेली उनकी जो जॉब्स है वो चली जाएंगी, फैमिली का खर्चा कैसे निकलेगा, ठीक है। और क्या वहां जाना जरूरी है? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते क्या? तो वो एक चीज है, वो 6 महीने मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। तो वो मतलब अब थोड़ा सा इशू तो है ही। फिर आप देखोगे एक नाम आ रहे हैं ब्रह्मोस, टेस्ला, एवेंजर्स करके। तो कई बार आपने सोचा है कि क्यों आप ट्रेन टिकट बुक करने निकलते हो, फिर भी क्या होता है, आपने अभी विंडो खोली और 5 मिनट बाद तत्काल की खिड़की बंद हो गई। एक तो होता है चलो आप फिजिकल टिकट लेने जा रहे हो, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन जब आप टिकट ले रहे हो तो आपको ये इशू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा रेलवे पुलिस फोर्स होता है ना, प्रोटेक्शन फोर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरा ये स्कैम पकड़ने की कोशिश करी है, जहाँ पे लोग ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है। जैसे एक तो होता है कि आपने वो तत्काल का फॉर्म खोला, आप फिल करोगे, फिर वो ओटीपी मांगेगा, फिर पैसे दोगे। तो इसमें क्या है, एक के बाद एक स्टेप होता है, नहीं तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है फॉर्म। इसमें जब आप एआई टूल यूज करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो साइमल्टेनियसली 2-3 काम साथ में कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो टिकट है वो बहुत पहले बुक होता है, ठीक है। और वो किसी की भी एक फेक आईडी ले लेते थे, उसके 15 रुपए दे देते थे और बोलते थे हमें फेक आईडी दे दो, हम पहले से अकाउंट बना के रखेंगे और उसके अकाउंट से हम लोग तत्काल के रिजर्वेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो फेक, क्योंकि अब आप देखोगे ये लोग क्रैक डाउन करने लग गए। ब्रह्मोस, टेस्ला, एवेंजर्स उन सॉफ्टवेयर के नाम है जो ट्रेन की टिकट्स को खरीदने के काम आते थे, ठीक है। ये सुपर डीलर होते थे मार्केट में जो ट्रेन की टिकट, ये इन सुपर सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन देते थे। जैसे सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन जो उन्होंने बेचा था वो बेसिकली ब्रह्मोस का बेचा है, जो सबसे ज्यादा एडवांस है, 99 रुपीज पर यूजर या पर पीएनआर जो आप टिकट निकालते हो उसका। और बाकी के जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन हो गए वो वाले मॉडल चलते थे, ठीक है, 2,000-3,000 रुपए टाइम के। और वो ये बोल रहे हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, अगर 800 की टिकट है तो हम उसको 2,000 में बेच रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी है, ठीक है। तो ऐसे आप देख लो कि समझ में आ गया कि क्यों आपको ट्रेन टिकट टाइम पे नहीं मिलती है। फिर टूनिसिया में आप देखोगे, टूनिसिया कहाँ पे है, तो ये आपका 1 मिनट, ये लगभग आपका ऐसे अफ्रीका हो जाएगा। उस अफ्रीका में ये ऊपर ट्यूनीसिया नाम का शहर आता है, ये वही सॉरी वही कंट्री है जहाँ पे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे एक फ्रूट वेंडर ने, एक फ्रूट सेलर ने अपने आप को आग लगा दी थी, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे टूनिसिया शहर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे झारखंड से लोगों को अच्छी नौकरी का झांसा देके और ये सब करके उनको टूनिसिया लेके गए थे, फिर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, उनको खाना वाना देना बंद कर दिया, वो वापस ही नहीं आ पा रहे। तो जैसे जैसे करके उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी प्लीट डाली और फाइनली झारखंड की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन्होंने टूनिसियन गवर्नमेंट से बात करते हुए इन तीनों को वापस बुलाया है, ठीक है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इंडियंस के साथ। इंडियंस जो आप देखोगे जिनको अच्छी जॉब का बहाना देके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो कंबोडिया है ना, म्यांमार, जहाँ से डिजिटल अरेस्ट के पूरे केसेस चल रहे थे, वहां पे भी आपको बहुत सारे इंडियंस देखने को मिल जाएंगे, ओके।
फिर हम चलते हैं एक्स्ट्राडिशन के आर्टिकल के ऊपर। आपको पता होगा कि सरकार बहुत सीरियस है कि उन्होंने जो भगोड़े होते हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, ठीक है, संजय भंडारी हो गया, उनको वापस लाना है। उन्होंने यूके, ये सारे के सारे लंदन भागे हुए हैं, और यूके की कोर्ट में ये अपील लगा देते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया के जो जेल वगैरह है वो इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर क्लीन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है जेलों में, सॉरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की सुविधा नहीं है। तो और क्योंकि आपको पता है ये मिनिमम जो ह्यूमन प्रोटेक्शन, जो ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं जो किसी भी इंसान को सिर्फ इंसान होने की वजह से मिलते हैं, ये उनका भी हनन करते हैं यहाँ की जेल। तो इसलिए इस ग्राउंड पे क्या होता है, वो सालों साल इंडिया आते ही नहीं है, इनफैक्ट मर जाते हैं फिर भी इंडिया नहीं आते, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे सरकार ये चेंज करना चाहती है। सरकार ने जो तिहाड़ जेल नहीं है अपनी, ठीक है, दिल्ली में, तो तिहाड़ जेल में आप देखोगे उन्होंने काफी सारे चेंजेस करे हैं। उन्होंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, हर ब्लॉक में 10-10 कैदियों को रख सकते हो, उसमें प्रॉपर हाइट दी है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक की, है ना। उसमें आप देखोगे वेंटिलेशन है, उस पर जालियां लगाई है ताकि बाहर से कोई इंसेक्ट नहीं आए, एक प्रॉपर वेस्टर्न टॉयलेट लगाई है, वॉशरूम जो होते हैं उसमें टाइल वगैरह लगाई है। तो आप देख रहे हो एकदम राजा महाराजा के मेंशन जैसा लगेगा। बट पॉइंट ये है, अब हमने ये बोल दिया यूके की अथॉरिटीज को कि हमारे जेल बिल्कुल रेडी है विजय माल्या और नीरव मोदी को वापस लाने के लिए, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। फिर आप देखोगे कल एक इवेंट हुआ था वॉकाथॉन, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी तो बी आर गवई साहब हैं, उनके बाद आपको पता है सूर्यकांत जी आएंगे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए थी, लीगल जो सर्विसेज होती है ना उसको लेके। आपको पता है इंडिया में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 में, ठीक है। और उसके अंदर नेशनल लेवल पे नालसा और स्टेट लेवल पे सालसा और एक सुप्रीम कोर्ट की भी ये लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी। उनका काम ही ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो केसेस लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी किसी ना किसी की तरीके से मदद करना। तो यहाँ पे नालसा के ऊपर कमेंट करते हुए हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने ये कहा है कि नालसा एक नेसेसिटी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट करने का, विश्वास जगाने का, लोगों को अपने राइट्स के बारे में जागरूक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक्सेस टू जस्टिस जो होता है ना, वो बेसिकली लोगों का अधिकार होता है, ठीक है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल, हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो है ना, उनको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, आपकी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्रोफेशनल बॉडीज हो गई, उनके साथ मिलके पीरियोडिकली ऑडिट करनी चाहिए कि कितनी स्कीम्स नालसा या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज वगैरह चला रही हैं जो एक्चुअली में फायदेमंद हो रही है, कितनों को फायदा मिल रहा है, कितना डीपली फायदा मिल रहा है, नॉट जस्ट दी क्वांटिटी बट क्वालिटी, कि हमने कितनी मीनिंगफुल तरीके से लोगों की लाइफ को टच किया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि नालसा वगैरह के जो हेड होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने सीजीआई होते हैं वही होते हैं, उनको पेट्रन इन चीफ कहा जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग का टेन्योर जो होता है, जब कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है तो उसको ऑलरेडी आप देखोगे सर्विस में हार्डली 9 महीने, 10 महीने, मैक्स 1 साल रहा होता है। तो फिर 1 साल में बार बार जब सीजीआई चेंज होते हैं, तो उस वजह से जो उनकी प्रायोरिटीज होती हैं सालसा नालसा को लेके, वो भी चेंज होती हैं। तो कोई भी एक प्रोग्राम लंबे समय तक चल नहीं पाता। इस पे आप देखोगे उन्होंने ये एडवाइस किया है कि हम एक एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं नालसा और सालसा में, ठीक है, जिसमें करंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी होंगे, जो पुराने 2-3 एग्जीक्यूटिव्स थे वो भी होंगे, ठीक है। और ये जो कमेटी होगी, ये हर क्वार्टर या हर 6 महीने में 1-2 बार मिल लिया करेगी, ताकि वो अपने काम पूरे अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। फिर ये एक इंडिया और अंगोला के रिलेशंस को लेके था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो वहां पे विजिट पे है। तो अंगोला के साथ सिर्फ इतना याद रखना कि अफ्रीका के जब भी अपन देशों की बात करेंगे, कभी भी कुछ याद नहीं आए तो जनरली कोई एक्सेप्शन ना हो, तो उस केस में याद रखना कि चाइना नंबर 1 उनका ट्रेडिंग पार्टनर होता है, और सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। और अंगोला के साथ भी ये है। इनफैक्ट अंगोला ने 2 अच्छी चीजें करी थी, जो इंडिया ने, प्रेसिडेंट ने भी उनको सराहा है। एक तो इंडिया द्वारा एक बिग कैट अलायंस बनाया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आप देखोगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और एक इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अनाउंस किया था, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अनाउंस है, अलायंस है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में इथेनॉल और बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए, उसको भी अंगोला ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो उसी को बस उन्होंने सराहा है। फिर आप देखोगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो चुका है, 25 साल उसको हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में आपको पता है कितनी देवभूमि है, कितने सारे आश्रम हैं, मेडिटेशन सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, योगा सेंटर्स हैं। तो अब टाइम आ गया है कि इस पूरी चीज को टूरिज्म से रिलेट करते हुए वर्ल्ड मैप पे लाया जाए। वहां पे प्रॉपर योगा, आयुर्वेदा जो होता है, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, सिद्धि तो नहीं कर सकते बट होम्योपैथी, ये सारी ब्रांचेस को वहां पे एक्सपैंड किया जाए ताकि टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है।
फिर असम के कैबिनेट ने एक बिल लाया है, उसको नॉड कर दिया है, वो है एंटी पॉलीगैमी। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है पॉलीगैमी और दूसरा होता है पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी मतलब जैसे एक पति और उसकी मोर देन वन वाइफ्स है, और पॉलीएंड्री मतलब एक पत्नी और उसके मोर देन वन पति है, जैसे द्रौपदी है ना। तो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, ठीक है, द्रौपदी फ्रॉम महाभारत, ओके, कंफ्यूज मत करना पुराने आर्टिकल से। तो पॉलीगैमी को लेके आपको पता है बहुत बड़ा इशू हो रहा था असम में कि लोग जो हस्बैंड से वो मल्टीपल शादियां कर लेते थे। तो अगर आप अब ऐसा करोगे तो 7 ईयर की आपको जेल टर्म हो सकती है। तो उसको लेके एक वो लोग लॉ लाएंगे, जब वो लॉ लाएंगे तब अपन इसको और डीपली डिस्कस करेंगे। बट पता होना चाहिए कि इंडिया में पॉलीगैमी को लेके भी एक बड़ा इशू है। फिर आप देखोगे कि यूएस ने जो हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं, हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट्स, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो उनको कम हुए हैं, गिर गए हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि जो इंडिया है, अभी आपको पता है हमारा नवरात्रि सीजन आया, फिर वेडिंग सीजन आया, उसके पहले आपको पता है जीएसटी के रिफॉर्म्स आ ही गए थे। हमारा मानसून भी ठीक ठाक हुआ, जिस वजह से हमें खरीफ की जो क्रॉप थी वो सही हुई। और अभी भी आप देखोगे कि लोग उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया में काफी ज्यादा थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, ऑटोमोटिव्स की सेल बढ़ी, जीएसटी का पूरा प्रॉपर 2.0 रिफॉर्म्स करके आए थे। और इसलिए अब हमें ये पता लगा कि इवन दो हमारे एक्सपोर्ट जो थे वो यूएस को कम हो गए थे, फिर भी इतना ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन था वो रिवाइव हो गया। तो अब प्राइवेट कंपनीज जो है, बैंक जो है, वो अभी क्या है, मार्केट में इतना लेंडिंग नहीं कर रही, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड नहीं है गुड्स की। तो वो ये नहीं चाहते कि उनके जो लोन्स है वो एनपीएस हो जाए, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि कंजम्पशन जो है वो मेजर ड्राइवर रहा है हमेशा से इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। फिर एक एआई मॉडल्स को लेके आया है, आपको पता है कि कल एक आर्टिकल आया था जहाँ पे सरकार ने मना किया था कि आप चैट जीपीटी और ये सारे टूल्स नहीं यूज करोगे ऑर्डर्स वगैरह और अपनी जो सरकार की प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो डाल के, और उससे आप देख रहे हैं कि कोई कंटेंट बनवाने के लिए। तो ये एआई मॉडल्स का हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे लोगों का प्राइवेट डेटा जो होता है ना, वो सारा ऊपर जा रहा है। आपको पता है कंपनीज जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ टाई अप कर रही है, एयरटेल ने परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ टाई अप कर लिया, जेमिनी ने जियो के साथ टाई अप कर लिया। तो अगर आपने एयरटेल का वो 3 महीने वाला रिचार्ज कराया है, जियो का वो 3 महीने वाला रिचार्ज कराया है, तो आपको ये जो कुछ मॉडल्स होते हैं एआई के वो फ्री में मिल जाते हैं 1 साल 1.5 साल को यूज करने के लिए, ठीक है। आपको पता है जो डेटा है उसी से एआई चलता है। तो अगर आप ये पूरा डेटा अपने ऑफिस का वहां पे डाल के, आप हो सकता है अपना काम तो आसान कर रहे हो, लेकिन उस डेटा को डाल के आप आगे तक के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फिर ये बिहार के ऊपर ही है जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे ये जो इतनी सारी स्कीम्स अनाउंस नहीं करी है कि उन्होंने कर दी, जेडीयू ने कर दिया, आरजेडी बोल ही रहा है, ठीक है। तो ये जो कैश ट्रांसफर्स आप देते हो, ठीक है, लोगों के खातों में, आप बोल रहे हो 1,000 से लेकर 10,000 तक, 2,500 तक हम पैसे डाल देंगे, हर महीने आपको मिला करेंगे। तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? लगभग अगर आप कॉस्टिंग देखोगे ना इसकी, जो जितनी भी स्टेट्स में ये स्कीम चल रही है जहाँ पे डायरेक्ट आपको कैश दिया जाता है आपके अकाउंट में, तो उसको कैश ट्रांसफर स्कीम्स कहा जाता है। तो लगभग इसका जो खर्चा है वो 0.5% ऑफ जीडीपी आएगा। तो ये जो राइटर है मदन सबनाविस जी, वो ये बोल रहे हैं कि क्या सच में इससे हमें 0.5% ऑफ जीडीपी का फायदा हुआ है क्या? जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, अगर इतना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में खर्च करते, जिसका बहुत दूर दराज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट होता, तो हो सकता है हमें ज्यादा फायदा मिलता। बट इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए कि जिन जिन लोगों के हाथों में कैश ट्रांसफर आता है, जैसे आपको पता है कि हमने फूड वाली स्कीम चालू करी थी, उससे लोगों की गरीबी कम हुई, उनका न्यूट्रिशन अच्छा हुआ है ना। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि कैश ट्रांसफर के भी अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे महिलाओं के हाथ में जब आप कैश देते हो तो उनकी डिपेंडेंसी उनके मेल्स पे कम हो जाती है, उस पैसे को वाइजली यूज करती है। जिन घरों में महिलाओं में पैसा दिया गया, उन घरों का हेल्थ और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और जैसे कई बार आप ये स्कूटी वितरण योजना है ना, आप बाइसाइकिल वितरण योजना, सुइंग मशीन जो होती है, सिलाई मशीन की वितरण योजना, ये सब चालू करते हो। तो इनसे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, बस आपको ये पता लगाना है कि नुकसान ज्यादा है या फिर फायदा, ठीक है। फिर एक एलएनजी प्राइसेस को लेके था कि इस बार क्या हुआ था, आपको पता है कि बहुत अच्छी मानसून हुई, और उस मानसून की वजह से इंडिया ने जो एलएनजी इंपोर्ट किया है वो हमारा आधा हो गया। देखो अभी तक तो हम क्रूड की बात कर रहे थे कि इंडिया जो है जितना वो यूज करता है उसका 85% क्रूड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही गैस होता है, आपने एलपीजी एलएनजी इनका नाम सुना होगा। तो इंडिया जितना गैस का हमारा रिक्वायरमेंट है, गैस हमें क्यों चाहिए? पावर करने के लिए, जैसे आपको क्रूड क्यों चाहिए? पावर के लिए, है ना। वैसे ही आप देखोगे गैस भी, जो ये फर्टिलाइजर के प्लांट्स हो गए, रिफाइनरी वगैरह हो गई, वहां पे पावर के लिए लगता है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह हो गए तो वहां लगता है ये, ठीक है। एलपीजी तो नहीं, पर एलएनजी आप देखोगे इन सब चीजों में लगता है। तो जितना हमें गैस चाहिए, नेचुरल गैस, उसका 50% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
अब आप देखोगे क्योंकि बारिश चलती रही, लंबे सीजन तक चली, तो जो एसी वगैरह और पावर की डिमांड थी वो कम रही, इस वजह से इंडिया को जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम ही रही। तो हमारे इंपोर्ट में इस बार आप देखोगे कम खर्चा हुआ है एलएनजी में। इनफैक्ट आप देखोगे एलएनजी होती क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, जो मीथेन जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। और लिक्विफाइड का मतलब है कि वो गैस लिक्विफाइड है। आप बोलोगे मैम एक तरफ बोल रहे हो कि नेचुरल गैस है और एक तरफ आप बोल रहे हो लिक्विफाइड है। अरे भाई, आपको कतार से सपोज करो कि गैस लानी है, तो गैस अगर सिलेंडर में भरोगे तो बहुत कम भरेगी और बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगी। लेकिन अगर आपने उस गैस को ठंडा करके उसको लिक्विड बना दिया, और फिर जब आप इंडिया इंपोर्ट ले आए लिक्विड कंटेनर्स में, और फिर यहाँ पे आप आके वापस आपने इसको रीगैसिफाई कर दिया, वापस से आपने इसको गैस में बदल दिया, तो बढ़िया हो गया ना। और यहाँ पे ला के आपने इसको फिर से सिलेंडर में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर ये एक आर्टिकल आया है डीमोनेटाइजेशन को लेके। तो आपको पता होगा कि 2017 में है ना, एक 16-17 में सरकार ने बोला था कि हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे। उसका मतलब था कि उस समय 500 और 1000 के जो नोट चल रहे थे मार्केट में, उन्होंने बोला कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देखो इकोनॉमिक्स में ना दो टर्म्स होती हैं, एक होती है फियाट करेंसी, ठीक है, और एक होती है आपका लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, जो एक तो आप देखोगे कि सरकार के द्वारा मतलब बताया जाता है, और दूसरा इस पैसे को लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप किसी को 500 रुपए देना चाहते हो, तो ये कभी कोई भी 5 रुपए के 100 सिक्के देने से आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा लीगल टेंडर है, ठीक है। तो लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, जिसको कोई मान्यता मिली हो कि हाँ आप इस चीज को लेन देन में यूज कर सकते हो। तो ये जो आरबीआई के नोट्स होते हैं उस पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ एक लीगल टेंडर है। अब सरकार ने क्या करा, ये जो 500 और 1000 के नोट थे इनको लीगल टेंडर घोषित करने से मना कर दिया। तो अब अगर वो कोई यूज करेगा तो सामने वाला उस नोट को लेने से मना कर सकता है, ये कह के कि लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। सरकार का उद्देश्य क्या था कि लोग जो है डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाए, डिजिटल करेंसी की तरफ जाए और कैश पे कम ध्यान दें। लेकिन ऐसा पाया गया है कि इतने सालों बाद, ऑल्दो थोड़े टाइम में जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो लोगों के पास कैश की कमी आ गई थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा लोगों के पास कैश आ चुका है, ठीक है। तो कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। तो जो पर्पस था हमारा कि डिजिटल करेंसी की तरफ जाना है, वो सर्व नहीं हो पाया। इसमें कुछ कुछ हाथ कोविड का भी है, क्योंकि जब कोविड आया तो लोगों को इतनी अनसर्टेनिटी थी, है ना, लॉकडाउन लग रहे थे, तो लोगों ने अपने हाथों में कैश रखना शुरू कर दिया। अगर आप देखोगे ये इंडिया के लिए बुरी बात क्यों है, क्योंकि जितना कैश बैंक में रहता तो बैंक उस पैसे से मल्टीप्लाई करती है, उसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, याद है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप एक छोटा टर्म पढ़ते हो जिसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, एक मिनट, उसको क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये आप हो, ठीक है, ये बैंक है। आपने बैंक में 100 रुपए जमा करे, एक तो था आपने 100 रुपए अपने पास रखते और 100 रुपए की आइसक्रीम खरीद के आ जाते, और वो 100 रुपए आइसक्रीम वाले को मिल जाते। एक आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए बैंक में जमा करे, बैंक में कुछ पैसा आपको पता है कि उसको एसएलआर और सीआरआर इन सब में रखना पड़ता है। तो सपोज करो उसने 10 रुपए अपने पास रखे, और 90 रुपए जो थे उसने क्या करा, एक छोटी बैंक को उधार पे दे दिए। उस छोटी बैंक ने भी वापस से 10 रुपए अपने पास रखे, और एक बंदे को उधार एक वापस से और छोटी बैंक को उधार पे दे दिए। अब आप ये सोचो कि ओरिजिनली पैसा कितना था, 100 रुपए, ठीक है। उस 100 रुपए में से पहली बैंक ने 10 रुपए अपने पास रखे, लेकिन 90 रुपए आगे ट्रांसफर कर दिए, किसी को लैंडिंग पे दे दिए। उस 90 में से फिर किसी ने 10 रखे और फिर 80 दे दिए। फिर इधर से आप देखोगे फिर इसने किसी ने 10 रखे और फिर 70 दे दिए। तो एक ही 100 रुपए के नोट से 100, 90, 80, 70 कितना सारा पैसा क्रिएट हो गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो बैंकों में पैसा जब रहता है तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, लेकिन यही जब आप पैसा बाहर निकालोगे तो कौन सा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जनरली बोला जाता है कि इकोनॉमीज में कैश कम होना चाहिए। यूएस, जापान, इन सब में, चाइना में भी आप 8 से 9% ही लोगों के पास कैश देखोगे, कैश टू जीडीपी। लेकिन इंडिया में जो रेशियो है वो 11% से ऊपर है। तो ये हमें थोड़ा कम करना है, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना है, ठीक है। जैसे मनु भाकर का हमने न्यूज पढ़ा था, वैसे ही आप देखोगे कि इंडिया के पहले शूटर है जो 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट जीते हैं, ठीक है। वही जो कैरो इजिप्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं चल रही है उसमें। तो ये आप देखोगे हमारे लिए अनीश भनवाला जी हैं, उन्होंने ये मेडल जीता है, और ये बहुत ही फख्र की बात है हमारे लिए। और इसी के साथ हम आप आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे, जो है चेस के ऊपर। आपको पता है कि चेस की चैंपियनशिप होने वाली है ऑलरेडी। ऑनलाइन चेस को लेके हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस करे हैं कि कैसे चीटिंग वगैरह होती है, बहुत सारे लोगों का इस गेम पे से ट्रस्ट उठता जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड फेडरेशन होता है फाइड, उसने इस बार चेस में चीटिंग को रोकने के लिए, ऑल्दो ऑफलाइन में थोड़ी अलग तरीके से होती है, ऑनलाइन में अलग तरीके से होती है, और ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत भी आता है करने में, ऑनलाइन थोड़ा इजी पड़ता है,
बट ऑफलाइन में चीटिंग ना हो इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर और लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को एम्प्लॉय किया है। 9 से 10 लोग जो होंगे वो नजर रखेंगे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें, ताकि आप चीटिंग ना करो। और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के प्रोफेसर है उनसे सॉफ्टवेयर भी बनवाया है, जो बेसिकली क्या करेगा, अगर आपने कोई पुराने गेम खेले हैं तो उनकी मूव्स वगैरह को रिकॉर्ड करेगा, ताकि वो ये देख सके कि आप अटपटा तो नहीं खेल रहे हो, आपको जनरली कितना टाइम लगता है एक मूव को चलने में, ठीक है, आपका इसके बाद क्या डायरेक्शन रहता है। तो आपके सारे पैरामीटर्स को देखते हुए वो फ्लैग करेगा कि क्या आप चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कुछ सेंसर्स लगा रखे हैं, कुछ आप देखोगे उन्होंने कैमरास वगैरह लगा रखे हैं। तो हर चीज को स्टडी करके वो ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये बता पाएगा कि ताकि चीटिंग, मतलब चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सा प्लेयर ऑफ है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप ये जो चेस में इतना भयंकर चीटिंग वाला चीज चल रहा है ना, उसको रोक पाओगे और वापस से लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप कर पाओगे। तो ये आज का आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा गया था, पर इसमें आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस भी करे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मनोबल बना रहे और आप मेरे साथ रोज जुड़े, हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।